बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied type conversion and assignment statement, which is let statement in GW Basic. In this lecture, we will study read data statement. This is work for day 17. Day 17 में बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है। यहाँ से अब हम जो लेक्चर्स अगले देखेंगे 2 से 3 लेक्चर्स कम से कम हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि कैसे हम GW बेसिक में इनपुट और आउटपुट कि किन स्टेटमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। वैसे तो इनपुट स्टेटमेंट है इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट है जो हम यूज़ भी करते आ रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट और दी हुई है उसने रीड डेटा स्टेटमेंट, ये हमने पहले पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क डे में इंशाल्लाह हम रिस्टोर स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो रीड डाटा स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसी का काम है उसमें भी, मतलब आप रीड डाटा स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं रिस्टोर स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनपुट और फिर प्रिंट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो असल टॉपिक हमारा इनपुट आउटपुट मेन टॉपिक है और इसका फर्स्ट सब टॉपिक है रीड डेटा स्टेटमेंट। आपको नाम से ही पता लग रहा है रीड/डेटा। असल में बेटा ये स्लैश का मतलब तो और होता है, लेकिन ये ऐसी स्टेटमेंट है जो दोनों साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। लिखा हुआ उसने दोनों का टॉपिक एक है लेकिन बताया हुआ उनको सेपरेट है। पहले बताया हुआ है डेटा स्टेटमेंट को फिर रीड को, और ये भी आगे जाके वो कहता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, मतलब ये दोनों का साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों हमेशा साथ ही यूज़ होते हैं। कभी आप नहीं देखेंगे कि GW बेसिक में सिर्फ रीड यूज़ हो रहा हो डेटा यूज़ ना हो रहा हो, या डेटा यूज़ हो रहा हो रीड यूज़ ना हो रहा हो, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ डेटा स्टेटमेंट, ठीक है। डेटा स्टेटमेंट देखते हैं क्या होती है। वैसे उसको पहले रीड बता देना चाहिए था लेकिन उसने पहले डेटा बताई है, कोई बात नहीं, दोनों ही पढ़नी है हमने। डेटा स्टेटमेंट, इसकी थोड़ी सी जो इसका पर्पज़ है वो थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है आपने। यूज टू स्टोर न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, क्या करती है? स्टोर करती है या सेव करती है न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। याद है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे हमने पिछले लेक्चर्स में, वही बात कर रहे हैं कि ये स्टोर करती है स्टेटमेंट न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स दैट आर एक्सेस्ड बाय अ रीड स्टेटमेंट। जो कैसे एक्सेस किए जाते हैं, उन तक पहुंच कैसे होती है? रीड स्टेटमेंट के जरिए, ठीक है। स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम, मतलब कहीं ना कहीं इनको स्पेसिफाई किया होता है प्रोग्राम में। अब यहाँ देखें बात हो रही है डेटा स्टेटमेंट की, लेकिन बीच में क्या आ गई है? रीड स्टेटमेंट। यहाँ बात होगी रीड स्टेटमेंट की, लेकिन बीच में क्या आ गई है? डेटा स्टेटमेंट। तो इसलिए बेटा मैंने बताया आपको ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके चलती हैं, ठीक है। तो यूज टू स्टोर न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है, जो कहाँ से एक्सेस होते हैं? रीड स्टेटमेंट से। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो डेटा स्टेटमेंट है उसमें आप कांस्टेंट्स लिखते हैं और रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल्स लिखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स को जो वैल्यू मिलती है कांस्टेंट की, आपको पता है वेरिएबल हमेशा वैल्यू लेता है, तो वो वैल्यू एज अ कांस्टेंट लेता है, किसमें से? डेटा स्टेटमेंट में से, ठीक है। तो इसलिए साथ यूज होते हैं। एक्सेस्ड बाय अ रीड स्टेटमेंट, वो कांस्टेंट्स कौन एक्सेस करता है? रीड स्टेटमेंट। स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम, जो कहीं ना कहीं आपने स्पेसिफाई रीड स्टेटमेंट को किया होता है, कहीं ना कहीं लिखा होता है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स दोनों का बहुत ईजी है, एक दोनों में फ़र्क है। एक तो बेटा सिंटैक्स है डेटा, सिंपल डेटा लिखना है, आपने नाम लिखना है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है कॉमा सेपरेटेड, मतलब आपने लिस्ट को कॉमा से सेपरेट करना है। इसका मतलब ये है बेटा कि फर्ज करें, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल अभी आगे करनी है हमने जब हम प्रोजेक्टर पे करेंगे, लेकिन चले मैं अभी बता देता हूँ। ये समझें आपकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, ये मैंने 3 वैल्यू वैसे ही कॉन्स्टेंट लिख दी हैं, ये कॉमा सेपरेटेड है, मतलब कॉमा से सेपरेट हो रही हैं। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, लिस्ट है ये किसकी? कॉन्स्टेंट्स की। इसमें आप क्या लिखते हैं डेटा स्टेटमेंट में? लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, या कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स।
नेक्स्ट इसमें कुछ बातें लिखी हुई बेटा, असल तो हमें समझ आएगी जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन वैसे आपको अभी बता देता हूँ। डबल कोटेशन मार्क्स, यहाँ पे बात लिखी हुई है डबल कोटेशन मार्क्स। वो कहता है कि अगर आपकी जो लिस्ट है ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इसमें स्पेसेस, कॉमा और कॉलन इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो आपको उनको डबल कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल डेटा स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हमें कभी कभी ज़्यादा डेटा स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। मसलन फ़र्ज़ करें हमारा जो डेटा लिख रहे हैं वो एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, मतलब फिट इन नहीं हो रहा एक लाइन में, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको फिर एक लाइन से ज़्यादा पे डेटा को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि आप जब एक लिख रहे हैं, यहाँ फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ डेटा मैंने लिख दिया है, अब मैं इस पूरी लाइन में वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं कि वो लाइन कंप्लीट होगी, आपको पता है GW बेसिक में एक ख़ास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एक लाइन में लिख सकते हैं जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा हो रही है तो फिर वो कहता है आपको फिर एक और डेटा स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं कर सकते कि बस कोई कांस्टेंट यहाँ तक लिखे, लाइन ख़त्म हो गई, फिर आप नीचे लिख दें नेक्स्ट नंबर्स, नहीं, आपको एक और डेटा स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आगे मैंने लिखा नहीं, जगह नहीं थी, उसने ये बात की हुई है कि आपको वो GW बेसिक यही समझेगा ये एक कॉन्टीन्यूस लिस्ट है। ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस सिंगल लिस्ट है। वो ये नहीं समझेगा ये दो लिस्ट हैं, वो समझेगा ये एक ही लिस्ट है। हालांकि डेटा दो बार लिखेंगे आप, डेटा यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको और डेटा यहाँ भी लिखना पड़ेगा, लाइन नंबर 2 जो इससे अगली है, इसमें भी आप लिखेंगे डेटा, लेकिन जो GW बेसिक है वो इसको एक सिंगल कॉन्टिन्यूस लिस्ट ही समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब लास्ट बात की हुई है उसने वेरिएबल टाइप की। यहाँ पे बेटा वो वेरिएबल की टाइप असल में तो रीड में पढ़नी है आपने, क्योंकि रीड में वेरिएबल्स होते हैं। वो यही बात कर रहा है कि अगर आप डेटा स्टेटमेंट में टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग और जो आपकी रीड स्टेटमेंट है उसमें आपने टाइप न्यूमेरिक कर दी है, मतलब टाइप डिफरेंट कर दी है, जैसे हमने टाइप कन्वर्जन में देखा था, तो एक एरर आएगा टाइप मिसमैच एरर। तो उसने यही बात की है, वो हमने वैसे पढ़ना है रीड में जाके, इसलिए मैं रखा है काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं इनकी। तो इसलिए अभी सुन लें कि वेरिएबल टाइप का मतलब कि अगर आप कॉन्स्टेंट्स की टाइप दे रहे हैं न्यूमेरिक, तो आपको वेरिएबल की टाइप भी न्यूमेरिक देनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्स्टेंट्स की टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग, तो वेरिएबल की टाइप भी आपको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। ये हमने टाइप कन्वर्जन में ही बात पढ़ ली थी और मैंने करके भी दिखाया था कि अगर आप नहीं ये काम करते तो एरर आता है टाइप मिसमैच एरर। वही एरर यहाँ आएगा और यहाँ भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई बेटा। आखिर में उसने इस डेटा स्टेटमेंट की एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल असल में जब करवाऊंगा तब आएगी समझ। मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि फर्ज करें आपने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा 1 2 3, और वैसे डेटा से ऊपर हमेशा रीड लिखते हैं, इसलिए पहले रीड लिखा हुआ है और फिर डेटा, पहले रीड लिखा जाता है फिर डेटा लिखा जाता है, क्योंकि वेरिएबल में स्टोर होती है कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट में वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले लिखा जाता है हमेशा रीड। रीड में मैं लिख रहा हूँ A, B, C। अभी मैं इतनी ही बात लिख रहा हूँ, ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं रीड स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा, तब आपको ये वाली एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है, ये आपको तब समझ आएगी। बुक में उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है, उसमें स्ट्रिंग भी उसने यूज़ किया हुआ है, लेकिन जब स्ट्रिंग वो यूज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल की टाइप भी वो स्ट्रिंग ही रख रहा है, ठीक है, ये गलती नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल इसको यहीं रहने दें, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा के मैं वापस इस एग्जाम्पल पर आता हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी रीड स्टेटमेंट। अब इसका पर्पज़ क्या है, reads values from the data statement, यानी this statement reads values, किससे values read करती है, from the data statement, data statement से जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है, and assigns them to corresponding variables, और assign करता है उनको corresponding variables में। अभी corresponding क्या है, इसके लिए एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1-to-1 correspondence, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, इसी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। तो इतना समझ लें कि जो जो आपने कॉन्स्टेंट्स डेटा स्टेटमेंट में दिए थे उनकी वैल्यू कैसे एक्सेस होती है, रीड स्टेटमेंट से। कौन करता है, रीड्स वैल्यूज फ्रॉम डेटा स्टेटमेंट एंड असाइंस देम टू कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल, और ये रीड स्टेटमेंट उन जो आपने कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं डेटा स्टेटमेंट में उनको वैल्यू असाइन कर देती है, मतलब वेरिएबल्स उनको असाइन की जाती है वो डेटा स्टेटमेंट में दिए जाने वाले कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सिंटैक्स इसका बहुत इजी है, जैसे इसका था डेटा यहाँ है रीड, लेकिन एक चेंज है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ क्या थे
कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इसलिए ये है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट आगे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंपल्सरी, अब कंपल्सरी की बात वैसे मैं बता चुका हूँ बेटा, ये दोनों एक दूसरे को कंपल्सरी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं, या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कौन दोनों? रीड और डेटा, डेटा या रीड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉरिस्पॉन्ड करते हैं, और इसके अलावा कंपल्सरी हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ बुक में उसने कि ये कंजंक्शन के तौर पर मतलब मिला के यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये बेटा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस असल में फंक्शंस में भी होती है, फंक्शन में ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ये आपने आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ना है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस सिंपल है। इस एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। ये देखें, ए वेरिएबल है और इसको ए की कॉन्स्टेंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये होता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बी 2 को कर रहा है, सी 3 को कर रहा है। इसका मतलब एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू है, एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू है या एक कांस्टेंट है। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3। इसको आप कह सकते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये बुक में बातें लिखी हुई, मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए ये खुद हेडिंग लिखी है, बुक में कोई बात नहीं है ऐसी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह ही है, जैसे हम सेट्स में या फंक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कि एक वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट को पॉइंट कर रहा है या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे उसने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ये तो एक एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। लेकिन अगर एक ए 3 कॉन्स्टेंट्स को एक्सेस करेगा तो वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी, वो फिर मल्टीपल या डिफरेंट तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं था पॉइंट, मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बताया। बुक में उसने यही बात लिखी हुई है कि एक वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट को एक्सेस करेगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको जब बुक रीडिंग करवाऊंगा तब बता दूंगा। नेक्स्ट टाइप मिसमैच एरर, ये मैं पहले ही वैसे बता चुका हूँ आपको कि टाइप मिसमैच एरर बेटा आएगा कब? जब आपकी टाइप रीड में और डेटा में चेंज हो जाएगी। मतलब रीड में आपने दिया है स्ट्रिंग, डेटा में दे दिया है न्यूमेरिक, या डेटा में दे दिया बेटा आपने स्ट्रिंग और रीड में दे दिया न्यूमेरिक, ठीक है। तो इस तरह ये आपको जब ये चीज़ आप करेंगे तो टाइप मिसमैच एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात लिखी हुई है उसने, आउट ऑफ डेटा मैसेज। अच्छा, टाइप मिसमैच एरर के बाद आउट ऑफ डेटा मैसेज एक शो होता है, ठीक है। अब उसके लिए मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं अगर इतना लिख रहा हूँ, और से देखें, रीड में 3 वेरिएबल्स हैं और डेटा में 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। सी की कोई वैल्यू मैंने नहीं दी, मतलब तीसरी वैल्यू मैंने डेटा में कोई नहीं दी। यहां अगर बेटा आप ये काम करेंगे इस स्टेटमेंट में तो ये वाला एरर आएगा, आउट ऑफ डेटा मैसेज। क्यों? देखें, आउट ऑफ डेटा, उसको डेटा तीसरी वैल्यू के लिए, तीसरी वेरिएबल के लिए उसको डेटा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब जब आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हों कांस्टेंट से तो फिर आउट ऑफ डेटा मैसेज आता है स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि आउट ऑफ डेटा, क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू उसको कोई डेटा में नहीं मिल रही, तो इसलिए एरर आया आउट ऑफ डेटा मैसेज, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑपोजिट इसके, किस तरह हो बेटा, यहाँ पे लिखा हो 3, यहाँ पे लिखा हो 4, यहाँ पे आपको बेटा नजर आ रहा है 4 कॉन्स्टेंट्स हैं या 4 वैल्यूज हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। ये ऑपोजिट है उससे जो मैंने पिछला बताया था आपको। यहाँ पे बेटा एरर नहीं आएगा, यहाँ पे असल में 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होगी आपको कि यहाँ पे 2 चीज़ें किस तरह हो सकती हैं। 2 चीज़ें इस तरह होंगी बेटा कि एक चॉइस तो आपके पास ये है कि अगर इस डेटा के बाद उस प्रोग्राम में एक और रीड स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर कोई और रीड स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसने लिखा हुआ है बुक में सबसीक्वेंट रीड स्टेटमेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है इसके बाद या के बाद में जो आती है, आफ्टर दैट, ठीक है। अब उसने कहा है अगर आपकी ये हो जाए सिचुएशन कि आपके रीड के वेरिएबल्स कम हो और जो डेटा में वैल्यूज हैं वो ज़्यादा हो, एक्सीड कर जाएं उन वेरिएबल से, तो फिर वो कहता है कि 2 ऑप्शन हो सकती हैं। या तो सबसीक्वेंट रीड स्टेटमेंट, मतलब जो इसके बाद आपने रीड अगर लगाई हुई है, फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ रीड और उसमें कोई वेरिएबल्स मैंने दिए हुए हैं, अगर तो इस तरह की है सिचुएशन कि नेक्स्ट सबसीक्वेंट रीड स्टेटमेंट लगी हुई है, तो फिर तो फर्स्ट वेरिएबल्स का जो भी अनरेड एलिमेंट होगा, अनरेड की बात कर रहे हैं, मतलब जो अभी रीड नहीं किया, अनरेड एलिमेंट, वैल्यू को वो यहाँ एलिमेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट अनरेड एलिमेंट होगा उसको ये वाली वैल्यू फर्ज करें 4 है, मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर रीड में वेरिएबल दिया हुआ है डी, ठीक है, तो ये वाला 4 किसको मिल जाएगा,
डी को मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर डेटा में कांस्टेंट ज़्यादा हो, रीड में वेरिएबल्स कम हो तो क्या हो, नेक्स्ट सब्सीक्वेंट रीड स्टेटमेंट वो एलिमेंट जो फर्स्ट अनरेड होगा उस पे वैल्यूज को ले जाएगा, मतलब 4 वैल्यूज को डी को मिल जाएगी। नेक्स्ट फर्स्ट अनरेड एलिमेंट, दोबारा सुन लें, फर्स्ट अनरेड या अनरेड एलिमेंट जो अभी तक रीड नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि वो एक्स्ट्रा डेटा को इग्नोर कर देगा। ये कब काम करेगा, ये काम बेटा होगा तब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं अरेज। इसका मतलब अगर इस डेटा के आगे कोई रीड स्टेटमेंट नहीं है या प्रोग्राम एंड हो गया या कोई आगे रीड स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई तो फिर एक्स्ट्रा जो है डेटा, मेरा 4 क्या है यहाँ एक्स्ट्रा डेटा है, वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बात बता दी, आउट ऑफ डेटा से पहले समझाया था, और जो नेक्स्ट बात उसने कही हुई है कि वो कैसे इग्नोर होता है डेटा, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसकी भी एग्जांपल उसने दी हुई है, 2 एग्जांपल्स हैं, एक है डेटा की और एक है रीड की। असल में दोनों में ही रीड डाटा यूज़ होगा, उसने एग्जांपल सेपरेट करके दी हुई है, लेकिन ये फ़ायदा है कि दोनों में उसने स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए आपको इसका फ़ायदा होगा। एक में मेरे ख्याल उसने एवरेज फाइंड करनी है, एक में पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम बुक से देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं इसको और बुक रीडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डे 17 का वर्क, रीड डेटा स्टेटमेंट, जिसमें हमने डेटा स्टेटमेंट को पढ़ा सेपरेट और रीड को सेपरेट। असल में पढ़ा सेपरेट है लेकिन दोनों की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और ये आपस में मिल के ही चलते हैं। मैंने बताया था दोनों हमेशा साथ साथ ही होंगे। अभी हम इनको देखते हैं प्रोजेक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 17 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 17 का प्रैक्टिकल वर्क और बुक वर्क। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। Like other high-level programming languages, GW Basic also provide statements to input data and show results. वो कहता है कि जो बाकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी तरह GW Basic भी आपको डेटा को इनपुट करने के लिए और रिजल्ट शो करने के लिए स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो कौन सी हैं? इनपुट के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए प्रिंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स मेक द प्रोग्राम मोर इंटरेक्टिव एंड यूजेबल। इससे क्या होता है बेटा, आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेक्टिव और यूजेबल, मतलब आप यूज़ करना आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस सम बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स ऑफ GW Basic। अब फर्स्ट है रीड डेटा स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स दैट आर एक्सेस्ड बाय a read statement specified somewhere in the program। ये बेटा मैं आपको समझा चुका हूँ, हमने अब प्रैक्टिकली इसको देखना है। ठीक है, ये सारा समझा चुका हूँ आपको। सिंटैक्स, डेटा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब ये इंटरप्रिटेशन बेटा गौर से देखें, शायद मैंने आपको 1-2 बातें ना बताई हों, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मे बी एनी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो सकता है, या स्ट्रिंग या न्यूमेरिक, मैंने बताया था। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हों, ये आगे भी मैं पढ़ता हूँ। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको पता है वैसे भी डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज होते हैं। ओनली इफ दे कंटेन, अगर वो उसमें क्या हो, कंटेन कॉमास, कॉलन्स और स्पेसेस। अगर उनमें बेटा कॉमास हो, कॉलन्स हो और स्पेसेस हो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में, तब वो कहता है आप उनको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखें। अदरवाइज कोटेशन मार्क्स आर नॉट नीडेड। कह रहा है इसके अलावा अगर आपने ये 3 नहीं लिखने, नहीं है आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में ये 3 चीज़ें, आप तब ये कोटेशन मार्क्स ना लिखें। द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स विद अ डेटा स्टेटमेंट कैन नॉट एक्सीड 1 लाइन। मतलब 1 लाइन से ज़्यादा बेटा एक्सीड ना करे वो। इफ़ द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग टू फिट इन 1 लाइन, ये भी मैंने आपको समझाया था। अगर एक लिस्ट बहुत लेंथी है कि वो फिट इन नहीं हो रही, फिट इन 1 लाइन, देन वी शुड यूज अनदर डेटा स्टेटमेंट। वो कहता है फिर आप एक और डेटा स्टेटमेंट यूज करें, जैसे मैंने आपको समझाया था जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, टू स्पेसिफाई द रिमेनिंग लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट। आपने जो बाकी लिस्ट है कॉन्स्टेंट्स की वो नेक्स्ट डेटा स्टेटमेंट में लिखी आप। The data contained in multiple data statements is assumed to be a single continuous list। ये भी मैंने बताया था आपको कि वो क्या समझता है GW Basic कि ये एक सिंगल कॉन्टिन्यूस लिस्ट है। ठीक है, ऑफ आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर द डेटा इज प्लेस्ड इन द प्रोग्राम। उसको ये नहीं गर्ज, मतलब उसको ये नहीं पड़ता फ़र्क
कि डेटा कहाँ रखा हुआ है, बस उसने ये देखना है कि कितनी डेटा स्टेटमेंट यूज हो रही है। ठीक है, अगर एक लाइन में पूरी नहीं आ रही तो आप नेक्स्ट डेटा स्टेटमेंट यूज करें। द वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक और स्ट्रिंग गिवन इन द रीड स्टेटमेंट मस्ट एग्री विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट। ये मैंने बताया था वेरिएबल टाइप के पॉइंट में कि अगर आपकी वेरिएबल टाइप बेटा मस्ट एग्री का है, उसने लाजमी एग्री करना चाहिए उसको कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट से जो आप डेटा स्टेटमेंट में दे रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग, न्यूमेरिक के साथ न्यूमेरिक। एग्जाम्पल अभी हम बेटा देखते हैं, वैसे आपको बता देता हूँ। लाइन नंबर 10 ये आपको नजर आ रहा है, क्यों लिखी हुई है इसने, बताएं ये क्या है। लाइन नंबर 10 मैंने बताया था आपको, गौर से देखें स्टार्ट में क्या डला हुआ है बेटा, सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कॉमा। इसका मतलब ये एक रिमार्क्स है, ये रैम स्टेटमेंट है। रैम स्टेटमेंट के सिंटैक्स में हमने देखा था, या तो आप रैम लिख दें या आप सिंगल कोट डाल दें, मतलब सिंगल कॉमा डालें तो फिर आप रैम लिख सकते हैं, मतलब रिमार्क्स लिख सकते हैं। लाइन नंबर 20 रीड, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये बेटा वेरिएबल्स हैं ए बी, ये न्यूमेरिक के और सी स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। प्रिंट सी स्ट्रिंग, क्या प्रिंट करना है सी स्ट्रिंग में, इक्वल टू, एक तो इक्वल टू बेटा आई लिखा हुआ, कॉमा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी की जो वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करो। डेटा 10 20 एवरेज, एवरेज को देखिए उसने किस में लिखा है, डबल कोटेशन में, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। आगे एंड कर दिया प्रोग्राम और आंसर आया एवरेज इक्वल टू 15। अब ये इक्वल टू क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ जब मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 10 रिमार्क लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं है, हम लिखते हैं बस रीड ए कॉमा बी कॉमा सी स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर। लाइन नंबर 20 इसके बाद बेटा लिखना है हमने प्रिंट सी स्ट्रिंग कॉलन। अब इक्वल टू उसने लिखा था बेटा, आपको पता है डबल कोटेशन में, क्यों, क्योंकि वो उसने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसलिए ए कैपिटल प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, एंटर। लाइन नंबर 30 यहाँ पे लिखना है डेटा, वैल्यू दे दें, ए को पहले वैल्यू दें, ए करेगी कॉरस्पॉन्ड 10 को, बी करेगी 20 को, सी करेगी बेटा एवरेज को। गौर से देखें यहाँ पे एवरेज लिखना है आपने। ठीक है, डबल कोटेशन में, क्योंकि सी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग टाइप है उसकी, एवरेज। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम को कर दे एंड और अब करें इसको रन। एवरेज इज इक्वल टू क्या, ये बेटा आपके पास 15, यही उसने बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, बस एक चेंज आ रहा है कि यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू 15 बुक पे साथ साथ लिखा हुआ, इक्वल टू के बाद यहाँ स्पेस है। वो क्यों है स्पेस, असल में उसकी भी स्पेस आनी चाहिए थी क्योंकि उसने कॉमा डाला है बेटा। ये आपने आगे जाके पढ़ना है प्रिंट स्टेटमेंट में, यूज ऑफ कॉमा एंड सेमी कॉलन, वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी आपको ज़्यादा नहीं बताया इसके बारे में, या आपने पढ़ना है अभी जाके। ठीक है, मैं इसको अगर अभी जो कॉमा मैंने लिखा है इसको मैं अगर अरेज कर दूँ तो फिर देखिएगा ये आपके पास स्पेस ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए मैंने कॉमा ख़त्म कर दिया। अब देखें दोबारा मैं सीलेस करता हूँ लिस्ट, अब देखें कॉमा ख़त्म हो गया लाइन 20 से। अब देखें एवरेज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया प्रोग्राम। नेक्स्ट पढ़ते हैं रीड स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट रीड्स वैल्यूज फ्रॉम द डेटा स्टेटमेंट एंड असाइंस देम टू कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। मतलब ये स्टेटमेंट रीड करती है वैल्यूज़ को, किससे, डेटा स्टेटमेंट से, एंड असाइंस देम टू कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करती है। सिंटैक्स रीड कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। आपने इंटरप्रिटेशन ध्यान से पढ़नी है बेटा इसकी, क्योंकि इसकी लेंथी है और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। द रीड स्टेटमेंट इज द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द डेटा स्टेटमेंट। मैंने बताया था ये कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। ठीक है, द रीड एंड डेटा स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन। ये भी बताया था कि हमेशा कंजंक्शन में, मतलब साथ साथ यूज होते हैं ये। द रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड रीड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर दीज वेरिएबल्स। मतलब क्या करती है, स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और फिर हम रीड करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, मतलब डेटा स्टेटमेंट से कॉन्स्टेंट्स को। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये बता दिया उसने, स्पेसिफाइड इन द डेटा स्टेटमेंट, जो डेटा स्टेटमेंट में स्पेसिफाई हैं। It means the first variable in the read statement is assigned to the first value from the list of constants in the data statement। ये बेटा वही है जो मैंने हेडिंग लिखी थी बुक पे, बोर्ड पे लिखी थी मैंने हेडिंग 1-to-1 correspondence, ये वही बात कर रहे हैं। It means the first variable in read statement is assigned the first value from the list of constants। ठीक है, मतलब A को अगर मिल रही है 10, B को 20, C को 30, इस तरह अगर लिखा हुआ आपने। The second variable is assigned the second value, the third variable is assigned the third value and so on। इस तरह ये आगे
मूव होता रहता है, इस तरह आगे चलता रहता है। नेक्स्ट पेज नंबर 34। However, we should be very careful about the type of the variable and constants। लेकिन वो कह रहा है हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए टाइप्स के लिहाज से वेरिएबल्स की in data statement, that is a numeric variable must be assigned a numeric value। ये मैं समझा चुका हूँ बेटा, इसलिए मैं अब इसको तेज पढ़ूंगा। And a string variable must be assigned a string value। If the program tries to assign a string value to a numeric variable or vice versa का मतलब अगर ऑपोजिट करते हैं आप, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है if the program tries to assign a string value, अगर आप इसको लिख दें assign a numeric value to a numeric variable की जगह string variable लिख दें आप, तब भी बेटा ये सही है, ठीक है। ये भी टाइप मिसमैच एरर की डेफिनेशन है। If the program tries to assign a string value to a numeric variable or vice versa, a type mismatch error will occur। ये मैंने बताया था। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। A read statement may read values from several data statements। ये बात मैंने शायद आपको बताई नहीं थी, अगर बताई थी तो बहुत कम बताई थी। ये भी सुन लें, जैसे मल्टीपल डेटा स्टेटमेंट यूज होती हैं, इस तरह मल्टीपल रीड स्टेटमेंट भी यूज हो सकती हैं मल्टीपल डेटा स्टेटमेंट के साथ। अ रीड स्टेटमेंट में रीड वैल्यूज फ्रॉम सेवरल का मतलब कई डेटा स्टेटमेंट्स। इफ देयर आर मोर वेरिएबल्स इन रीड स्टेटमेंट देन द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन डेटा स्टेटमेंट। ये उसने वही बात की है जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स की थी, वो भी हम आगे देखते हैं। सिमिलरली सेवरल रीड स्टेटमेंट्स में रीड वैल्यूज फ्रॉम वन डेटा स्टेटमेंट, मतलब वो ये बात कह रहा है कि एक रीड मल्टीपल डेटा स्टेटमेंट पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए इफ देयर आर मोर वेरिएबल्स इन रीड में ज्यादा वेरिएबल्स हो और कॉन्स्टेंट्स में वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स और डेटा स्टेटमेंट में कॉन्स्टेंट्स कम हो, ये उसकी बात की। इसी तरह उसने कहा सिमिलरली सेवरल रीड स्टेटमेंट, कई रीड स्टेटमेंट रीड एक ही डेटा स्टेटमेंट से वैल्यूज को रीड कर सकती हैं। If the number of variables in list of variables, गौर से देखें, if the number of variables का मतलब read statement, in the list of variables exceeds the number of elements in the data statement या statements, ऐसे लिखा हुआ है उसने कि वो कह रहा है कि अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके एक्सीड कर जाएं, ज्यादा हो जाएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा स्टेटमेंट से, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी रीड ABC और डेटा 1 2, ये उसकी बात कर रहा है। एंड आउट ऑफ डेटा मैसेज अकर, एक आउट ऑफ डेटा मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। अब आगे दूसरी बात जो मैंने की थी, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्पेसिफाइड इज फ्यूअर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वेरिएबल्स कम है और कांस्टेंट ज्यादा है, ऑपोजिट इन द डेटा स्टेटमेंट्स सबसीक्वेंट, ये वही बात, दो ऑप्शन जो मैंने बताई थी ये आपको पता है। सबसीक्वेंट रीड स्टेटमेंट, सबसीक्वेंट का मतलब इसके बाद, जो बिल्कुल आफ्टर दैट रीड स्टेटमेंट्स बिगिन रीडिंग डेटा एट द फर्स्ट अनरेड एलिमेंट, पहला जो अनरेड एलिमेंट होगा उसको वो फिर रीड करेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। इफ देयर आर नो सबसीक्वेंट रीड स्टेटमेंट्स द एक्स्ट्रा डेटा इज इग्नोर्ड, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा डेटा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताई थी। अब हम क्या करते हैं, पहले जो बुक की एग्जांपल है उसको देखते हैं। अब बेटा इसकी एग्जांपल देखें, लाइन नंबर 10, रैम इन दिस प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड्स डेटा फ्रॉम टू डेटा स्टेटमेंट्स, मतलब इस प्रोग्राम में एक रीड स्टेटमेंट है और आप डेटा दो डेटा स्टेटमेंट से यूज कर रहे हैं। रैम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन, अब ये प्रोग्राम पेरीमीटर कैलकुलेट करता है पेंटागन, पेंटागन का मतलब वो शेप जिसकी 5 साइड्स होती हैं। वेयर ABCD and E आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन, जो उसने बात की हुई है, ये ABCDE क्या है, लेंथ्स हैं पेंटागन की साइड्स की। रीड ABCDE ये न्यूमेरिक है और P स्ट्रिंग क्या है बेटा, P स्ट्रिंग आपको पता है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है इधर। लाइन नंबर 50, पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, मतलब तमाम साइड्स को आपने प्लस कर देना है। लाइन नंबर 60, प्रिंट P स्ट्रिंग में क्या लिखा है उसने, इक्वल टू, ये वही है जो लास्ट एग्जांपल वाला इक्वल टू था, ये स्क्रीन पे नजर आएगा। और सेमीकोलन पेरीमीटर, ये पेरीमीटर की वैल्यू जो यहाँ होगी वो यहाँ आके प्रिंट होगी। डेटा में क्या दे रहा है, वैल्यूज दे रहा है वो 12 18 24। अब बेटा देखें यहाँ पे क्यों उसने दो डेटा स्टेटमेंट लगाई हैं, वैसे वो एक से भी काम कर सकता था लेकिन उसने आपको समझाने के लिए दो डेटा यूज किए। देखें फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट लाइन नंबर 70 पे जो है वो A की वैल्यू 12 होगी, B की वैल्यू 18 होगी, C की वैल्यू 24 होगी। अब नेक्स्ट डेटा स्टेटमेंट 18 किसकी वैल्यू होगी, आपके पास D की, E की वैल्यू 35 और P स्ट्रिंग की वैल्यू पेरीमीटर। नेक्स्ट लाइन नंबर 90 पे एंड कर दिया और आंसर आ गया 107। इसको बेटा अब हम देखते हैं GW बेसिक में, ठीक है। मैं रैम नहीं लिखूंगा, रैम के बगैर मैं करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको हम करते हैं न्यू और CLS, स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10, रीड A, B,
कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई और कॉमा पी स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 20। अब हम बेटा फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको बुक में स्मॉल में लिखा हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बस ये 5 वैल्यूज हैं, आपको पता है, ठीक है, 5 साइड्स हैं उसकी। नेक्स्ट लाइन नंबर 30 में प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है, हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है सबसे पहले पी स्ट्रिंग की वैल्यू हम अभी देंगे आगे जाके। उसके बाद इक्वल टू का साइन आए, इक्वल टू का साइन हमें किस में लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन में। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम पेरीमीटर। नेक्स्ट बेटा लाइन नंबर 40 में हम लिखेंगे डेटा जो उसने लिखा है वही लिख लेते हैं। डेटा उसने लिखा है 12, 18, 24, ताकि हम आंसर अपना कंफर्म कर सकें। नेक्स्ट लाइन में उसने लिखा है डेटा, नेक्स्ट लाइन में डेटा लिखा है उसने 18, 35, 18,35 और लास्ट में उसने लिखा है पेरीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं प्रोग्राम को एंड करके रन करते हैं F2। देखें क्या आंसर आया हमारा, पेरीमीटर का आंसर 107। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आंसर 107 आया, ठीक है। इसको हम बुक से भी कंफर्म कर लें, बुक में भी उसका 107 था, ठीक है। हम इसको फिर भी आप ऐड कर लें, सिंपल ऐड करना है आपने, आप कैलकुलेटर निकाल के भी देख सकते हैं। अभी इसको ऐड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 35, ये आपके पास आंसर यहाँ पे भी कैलकुलेटर पे भी 107 आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा नज़र ये आंसर तो आप खुद कर लें कैलकुलेटर पे, बल्कि अभी आप लोग खुद ही कैलकुलेटर पे इसका आंसर कंफर्म कर लें, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम कोई ऐसी एग्जांपल करते हैं जिससे हमें रीड और डेटा की एरर्स पता लग जाए। मैंने पहले से कोई एग्जांपल आपके लिए कोड लिखा हुआ था, आसान सा प्रोग्राम है ताकि आपको एरर समझ आ जाए। ये प्रोग्राम बेटा सिंपल मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझा सकूँ। सिंपल प्रोग्राम है, रीड ABC 3 वेरिएबल्स हैं और डेटा में मैंने वैल्यूज़ दी हैं 1, 2, 3। उसके बाद मैंने निकाला है सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। जो भी वैल्यूज़ हम देंगे इसको वो सम करेगा, मतलब इस वक्त वैल्यूज़ क्या हैं, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका इस वक्त 6। 3 + 2 5, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। फिर प्रिंट करवा दिया मैंने सम में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास F2। तो सम में आपके पास, आपको मैंने बताया था आंसर आ गया है 6, ठीक है। अब बेटा हम इसमें चेंज करते हैं ताकि एरर्स आ सकें। सबसे पहले हम टाइप चेंज करते हैं इसको हम करते हैं CLS और टाइप चेंज करते हैं। टाइप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ C स्ट्रिंग, ठीक है। और लाइन नंबर 30 में भी लिखेंगे हम C स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं, अब प्रोग्राम को करते हैं रन। देखें एरर आ गया, मैंने बताया था एरर आता है, टाइप मिसमैच इन 30। क्यों एरर आया बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे C स्ट्रिंग दी है वैल्यू, ये स्ट्रिंग है और ये हम उसको जो वैल्यू दे रहे हैं, कांस्टेंट दे रहे हैं डेटा में, वो क्या एक न्यूमेरिक है, तो इसलिए एरर आया टाइप मिसमैच इन 30। उसको असल प्रॉब्लम 30 से आया क्योंकि वहाँ उसने कैलकुलेट करना था सम, तो ये एरर आ गया टाइप मिसमैच। ये हमने देख लिया एरर। अब हम देखते हैं आउट ऑफ डेटा एरर, ठीक है। आउट ऑफ डेटा एरर के लिए हम दोबारा निकालते हैं लिस्ट। अब हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम में, पहले तो हम इसको करते हैं ठीक। अब बेटा हम इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं आउट ऑफ डेटा एरर लाने के लिए, ठीक है। आउट ऑफ डेटा एरर कैसे आएगा, जब हम यहाँ जहाँ लिखा है मैंने लाइन नंबर 20 में 1, 2, 3, यहाँ लिख दूंगा मैं 1, 2, बस, और कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम को करते हैं रन। ये देखिए क्या एरर आया आपके पास, आउट ऑफ डेटा इन 10। उसको C वेरिएबल का कोई भी डेटा नहीं मिल रहा। जब उसको डेटा ही नहीं मिल रहा तो वो इनको ऐड कैसे करेगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो इसलिए कि एरर आ गया आउट ऑफ डेटा इन 10 का मतलब लाइन नंबर 10। अब हम देखते हैं बेटा अपना जो मैंने लास्ट बताया था वो एरर तो नहीं था, लेकिन देखना था हमने कि इग्नोर कैसे होता है डेटा आपका, ठीक है। यहाँ लिखते हैं (3), यहाँ लिखते हैं (4) और अब देखते हैं करके रन। देखें रन बेटा हो गया प्रोग्राम। क्यों रन हो गया है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा डाटा उसने फ़िलहाल
इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ मैं एक ही रीड और डेटा लगा रहा हूँ, तो इसलिए उसने सबसीक्वेंट रीड स्टेटमेंट को नहीं देखा। उसने क्या किया है, सिर्फ जो फर्स्ट 3 वैल्यूज थी उनको देखा है और आखिरी जो 4 था उसको क्या कर दिया, इग्नोर। इसलिए उसने आंसर में 10 नहीं लिखा, आंसर 10 नहीं आया हमारा, 10 आना चाहिए था अगर ये 4 को इग्नोर ना करता। हमारा आंसर सही आया 6 इसके मुताबिक, ठीक है। तो उसने एक्स्ट्रा डेटा इग्नोर कर दिया। ये बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है रीड डेटा स्टेटमेंट। अब नोट्स पे आ जाएं। मैं आपको नोट्स से बता दूं जो आपने देखने हैं कि आज के क्वेश्चन नंबर 60, राइट डाउन पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ डेटा स्टेटमेंट। ये आपने लिखना है इसका पर्पस, सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ रीड स्टेटमेंट। इसका आपने लिखना है पर्पस और सिंटैक्स, मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है और बुक पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज टाइप मिसमैच एरर इन रीड डेटा स्टेटमेंट। ये भी बेटा आपने एरर लिखना है। व्हाट इज आउट ऑफ डेटा एरर इन रीड डेटा स्टेटमेंट। ये आपने जो बुक की बेटा वर्डिंग है वही मैंने लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा नोट से, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, यही पेज नंबर 34 जो है, इन्हीं दोनों पैराग्राफ्स में से ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे में देख लेंगे। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 17 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 18। In work for day 18, we will study restore statement. As I have already told you that restore statement is related to read data statement, which we have studied in our previous day. Restore statement, it causes the data statement to be reused. मतलब ये क्या करती है, data statement को reuse करवाती है। रीयूज़ का मतलब एक बार इस्तेमाल हो गई, यूज़ हो गई, अब दोबारा यूज़ करना है। इसी तरह रीस्टोर भी है। रीस्टोर का मतलब क्या है, एक बार स्टोर कर ली वैल्यू रीड डेटा से, अब उसको दोबारा स्टोर करो, रीस्टोर, ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है, रीयूज इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज, अगर वो पहले यूज हो चुकी है, उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जाहिर है तभी ये रीयूज होगी। इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट, अगर वो पहले यूज़ हो चुकी है तो दोबारा फिर अगर आपने रीयूज़ करवाना है उसको, तो फिर आप ये रीस्टोर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स पे आ जाएं। बहुत आसान सिंटैक्स है। रीस्टोर, ये जो इसका नाम है वही लिखना है और ब्रैकेट में लाइन नंबर। ये आपको पता है, आप सिंटैक्स में ब्रैकेट में लिखते हैं, वैसे आप स्पेस डाल के लाइन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन नंबर लिखें या ना लिखें, इसके बारे में आगे उसने बात की हुई है, ठीक है। लेकिन जो बुक में उसने प्रोग्राम दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, उसमें उसने विदाउट लाइन नंबर किया हुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम को चेंज करें और लाइन नंबर के साथ करें, फिर क्या होता है हम चेंज देखेंगे उसमें, ठीक है। तो लाइन नंबर क्या होता है, लाइन नंबर स्पेसिफाइज द लाइन नंबर। ये कौन सा लाइन नंबर स्पेसिफाई करता है, ऑफ अ डेटा स्टेटमेंट, उस डेटा स्टेटमेंट का विच हैज़ टू बी रेड अगेन। अब इस लाइन नंबर से हमें ये पता लगता है कि किस डेटा स्टेटमेंट का हमने डेटा दोबारा रीड करना है, ठीक है। दोबारा सुने, स्पेसिफाइज द लाइन नंबर ऑफ अ डेटा स्टेटमेंट। ये लाइन नंबर उस लाइन नंबर को स्पेसिफाई करता है डेटा स्टेटमेंट के विच हैज़ टू बी रेड अगेन। ये रेड है, रीड की सेकेंड फॉर्म, पढ़ते इसको उसी तरह रेड, ठीक है। स्टेटमेंट विच हैज़ टू बी रेड अगेन, जो दोबारा रीड करनी है, ठीक है, या दोबारा देखनी है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो उसने लिखा हुआ है, ये ध्यान से सुनिए ज़रा। द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द स्पेसिफाइड डेटा स्टेटमेंट। अब ये बेटा उसने बात की हुई है इसी के रेलिवेंस से, मतलब अगर आप लाइन नंबर देंगे, अगर आप रीस्टोर में लाइन नंबर देंगे तो जो नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट होगी, आपने फर्ज करें रीस्टोर के बाद एक लाइन नंबर दिया, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट होगी, रीड्स द फर्स्ट आइटम, वो पहली आइटम को रीड करेगी इन द स्पेसिफाइड डेटा स्टेटमेंट, उस डेटा स्टेटमेंट के जो उसके बाद लिखी हुई होगी। फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ है रिस्टोर, फिर यहाँ लिखा हुआ है रीड, फिर यहाँ लिखा हुआ है डेटा, ठीक है, और आपने रिस्टोर के आगे लाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो जो लाइन नंबर दिया उसके मुताबिक जो भी नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट होगी उसको वो रीड करेगा, किसकी फर्स्ट आइटम से, रीड डेटा स्टेटमेंट की फर्स्ट आइटम से या फर्स्ट वैल्यू से या फर्स्ट कांस्टेंट से, ठीक है, कोई भी आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा ध्यान से दोबारा एक बार मैं बता रहा हूँ। द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम, जो भी नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट होगी रिस्टोर के बाद, रीड्स द फर्स्ट आइटम, वो फर्स्ट आइटम को रीड करेगी इन द स्पेसिफाइड डेटा स्टेटमेंट, उस डेटा स्टेटमेंट में जो स्पेसिफाई कर रही होगी उस रीड को। आपको पता है रीड और डेटा हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये भी आपको शायद समझ ना आ रही हो क्योंकि ये सारी थ्योरी है, अभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट देख लें, फिर हम जाते हैं प्रोजेक्टर पे। इफ़ वी ओमिट लाइन नंबर, ओमिट का मतलब होता है बेटा रिमूव, ठीक है, अगर आप रिमूव कर दें लाइन नंबर इस सिंटेक्स में से,
द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे चेंज क्या है बेटा, अगर आप लाइन नंबर को ओमिट कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो भी उसके बाद पहली रीड स्टेटमेंट आ रही होगी उसके मुताबिक वो डेटा लेगा और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। देखें, द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम, पहली आइटम को वो रीड करेगी इन द फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट, जो भी उस रीड के बाद पहली डेटा स्टेटमेंट आ रही होगी। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में कोई, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है बेटा, यहाँ पे उसने कहा है कि जो लाइन नंबर आपने दिया हुआ है, ये वाला जो रिस्टोर है विद लाइन नंबर, ये उस लाइन नंबर पे जाएगा। अब लाइन नंबर फर्स्ट करें, हमने यहाँ दिया हुआ है, प्रोग्राम है 100 लाइनों का, ठीक है, 100 लाइनों का मतलब 10 लाइन्स के, अगर हम 10, 20, 30, 100 तक लाइन नंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है रिस्टोर और मैंने लिखा है 80, फर्स्ट करें मैंने लिखा है रिस्टोर और 80, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोग्राम कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 80 पे। लाइन नंबर 80 के बाद जो भी पहली नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट होगी और उसके साथ डेटा स्टेटमेंट होगी, उसके मुताबिक वो डेटा को रीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लाइन नंबर नहीं लिख रहा तो फिर उस रिस्टोर स्टेटमेंट के बाद जो भी पहली रीड और डेटा स्टेटमेंट आएगी उसके मुताबिक वो डेटा को रीड करेगा। फर्क समझ आया? मैं छोटी सी आपको एग्जांपल तो नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा लिख के। ये आपने लिखा है रिस्टोर और आगे कुछ नहीं लिखा, फर्ज करें कुछ नहीं लिखा आगे आपने, ठीक है। ये लाइन नंबर 10 है, 20, 30, 40, ठीक है। अब इस रिस्टोर के बाद फर्ज करें यहाँ मैं लिख रहा हूँ रीड, फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेटा, ठीक है। रीड में मैं लिख रहा हूँ A, B, C, डेटा में लिख रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है। ये मैंने सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिस्टोर आगे लाइन नंबर नहीं लिखा, ये वाला पॉइंट कि द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट। नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द डेटा स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ी चेंज इसको। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखते हैं हम रिस्टोर और मैं लिखता हूँ 80, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट करें ये प्रोग्राम 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक बेटा फर्स्ट करें प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैं ऐसा बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रीड A, B, C 1, 2, 3, आगे कुछ भी मैंने प्रोग्राम में लिखा है, फिलहाल लाइंस लगा रहा हूँ। मैं लाइन नंबर 80 पे जाना है आपको समझाने के लिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रीड D, E, F और यहाँ लिख रहा हूँ लाइन नंबर 90 में डेटा 4, 5, 6। अब बेटा गौर से देखें, अब यहाँ पे मैंने लाइन नंबर दिया है रिस्टोर 80, मतलब कहाँ पे जाओ, 80 पे चले जाओ, फौरन वो जाएगा लाइन नंबर 80 पे। और जो भी पहली रीड स्टेटमेंट उसको मिली है, क्या मिली है, DEF, रीड करो DEF को, उसकी पहली आइटम को देखो क्या वैल्यू है उसकी, क्या वैल्यू है उसकी 4, और वो फिर स्क्रीन पे इस तरह प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है बेटा विदाउट लाइन नंबर और विद लाइन नंबर। मैंने आपको एग्जांपल से कोशिश की है समझाने की, बाकी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। बुक में जो एग्जाम्पल है वो उसने इससे दी हुई है विदाउट लाइन नंबर, हम कोशिश करेंगे उसी एग्जाम्पल को विद लाइन नंबर करने की कोशिश करें। उससे बुक में इस तरह का प्रोग्राम किया हुआ है कि उसने एक ही तरह की वैल्यूज 10, 20, 30 बार बार उसने प्रिंट करवाई हुई है। इसके लिए वो क्या करता है कि जो बाकी वैल्यूज़ हैं, फर्ज करें उसने प्रिंट करवाया है बुक में 10, 20, 30, आप बुक पे देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे 10, 20, 30, नेक्स्ट टाइम पे भी प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30। हालांकि उसने प्रोग्राम में एक और वैल्यू दी हुई है, आई थिंक 40, 50 और 60, जी यही वैल्यू दी हुई है 40, 50, 60, लेकिन वो प्रिंट नहीं हो रही, मतलब वो रीड नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये रिस्टोर स्टेटमेंट जो है ये उसको प्रिंट ही नहीं करने दे रही है, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रही, क्योंकि बार बार जो लाइन नंबर है वो जाता है किसी खास रीड स्टेटमेंट पे जहाँ पे 10, 20, 30 लिखा हुआ है, तो इसलिए वो बुक में बार बार सेम वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह की काम अगर आपने करने, आप चाहते हैं कोई ख़ास कोड है या ख़ास कोई आपका डेटा है वो प्रिंट ना हो GW बेसिक में, तो आप इसको रीड डेटा स्टेटमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई ख़ास आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब होगा ये, ठीक है, तब आप रीड डेटा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। रीड डेटा में ये होता है कि आपको खुद वैल्यूज़ रन टाइम पे एंटर नहीं करनी पड़ती। रन टाइम का मतलब जब आप रन करते हैं तब एंटर नहीं करनी पड़ती हैं, आपने पहले से वैल्यूज़ रीड डेटा में दी होती हैं। जैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जब आप डिक्लेयर कर देते हैं A = 2, B = 3, तो ये डिक्लेयर कर दिया, अब आपको इनपुट में वैल्यूज़ देने की ज़रूरत
नहीं है। तो इसलिए बेटा ये भी समझें, रीड डेटा में भी आप पहली वैल्यूज़ दे देते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम कोड, जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है। रन टाइम पे आप कोई वैल्यू नहीं देते। रन टाइम पे हमेशा इनपुट जब आप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तब आप वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रोग्राम कुछ किए थे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये जो हमने प्रोग्राम किए थे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वर्क फॉर डे 18। इसमें हमने रीस्टोर स्टेटमेंट, उसके पर्पस, सिंटैक्स, एग्जाम्पल भी थोड़ी सी देख ली, और जो उसके दो हमने पॉइंट्स पढ़े, विद लाइन नंबर और विदाउट लाइन नंबर, वो भी हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 18 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 18। वर्क फॉर डे 18 में हमने रीस्टोर स्टेटमेंट को देखना है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ और इसकी बुक रीडिंग। रीस्टोर स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट कॉजेज द डेटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड इफ़ इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आपने बस बुक से रीड करवाना था मैंने आपको। सिंटैक्स, रीस्टोर, लाइन नंबर, ये भी बता दिया था। इंटरप्रिटेशन भी मैंने सारी आपको बता रही थी, पढ़ लें एक बार। लाइन नंबर स्पेसिफाइज द लाइन नंबर ऑफ अ डेटा स्टेटमेंट विच हैज़ टू बी read again. The next read statement reads the first item in the specified data statement. We can omit line number if so. The next read statement reads the first item in the first data statement. ये बेटा मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ कि कब आप लाइन नंबर लिखें तो क्या होता है, अगर लाइन नंबर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। ये अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल बेटा आपको समझ आएगी तब जब मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकली। इसको लिखते हैं पहले GW बेसिक में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यू CLS। लाइन नंबर 10 में लिखते हैं रीड A,B,C। लाइन नंबर 20 में लिखा हुआ उसने रिस्टोर, आगे कुछ नहीं लिखा, ये विदाउट लाइन नंबर है, ये हम देखेंगे किस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीड, अब उसने एक दूसरे वेरिएबल्स लिए हैं XYZ, क्योंकि वो दूसरी रीड स्टेटमेंट लगा रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 40 प्रिंट A,B,C, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा A, B और C की। लाइन नंबर 50 प्रिंट, ये सिंपल प्रिंट, ये क्यों यूज़ हुआ है ये मैं आगे जाके आपको अभी समझ आ जाएगी। प्रिंट X, Y, Z, ठीक है। लाइन नंबर 70 में वो लिखता है डेटा 10, 20, 30, और लाइन नंबर 80 में लिखता है डेटा 40, 50, 60। लाइन नंबर 90 में प्रोग्राम को एंड किया। अब हम करते हैं इसको रन बेटा। अब गौर से देखें, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, रन हमने किया तो क्या चेंज आया, गौर से देखें बेटा। अब इसको एक एक लाइन को हम कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले रीड ABC, प्रोग्राम चला, उसने वैल्यूज़ रीड की A और B और C की, ठीक है। अब A, B और C की जो वैल्यूज़ रीड करने लगा वो कौन सी उसको मिली, नेक्स्ट डेटा स्टेटमेंट, बताएं आप, क्योंकि यहाँ उसने रिस्टोर के आगे कोई लाइन नंबर नहीं लिखा, तो इसका मतलब कि उसको जो भी उसके बाद पहली डेटा स्टेटमेंट मिलेगी वो उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब देखें, जब उसको रिस्टोर आया, यहाँ पे आया प्रोग्राम रिस्टोर पे, तो कोई लाइन नंबर नहीं था, इसका मतलब इसके बाद वो गया फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट पे। तो फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट कौन सी है इसके बाद, बाकी लाइंस को फिलहाल भूल जाएं आप, क्योंकि वो रिस्टोर फौरन जाएगा नेक्स्ट डेटा स्टेटमेंट पे, उसके फर्स्ट एलिमेंट पे, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब देखें कहाँ जाएगा रिस्टोर 20 के बाद, इस लाइन नंबर 70 पे क्या लिखा हुआ है 10, 20, 30, ठीक है। अब 10, 20, 30 मिल तो गया उसको डेटा, लेकिन इसका जो प्रिंट है वो कहाँ से मिलेगा इसको, वो मिलेगा बेटा लाइन नंबर 40 से। फिर वो जाएगा ढूंढने के इस डेटा के कॉरिस्पॉन्डिंग पहला प्रिंट कौन सा है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पहला प्रिंट यही बनता है A, B और C, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये लिखेगा स्क्रीन पे प्रिंट लिखा हुआ आएगा ABC, फिर लाइन नंबर 50 पे सिंपल प्रिंट लिखा हुआ है। ये जो सिंपल खाली प्रिंट है ना, मतलब सिंपल प्रिंट लिखा हुआ है, ये लाइन छोड़ है, मतलब लाइन स्पेसिंग है, मतलब ये पूरी लाइन स्किप हो रही है। आपको नजर आ रहा है, ये जो मैं स्टिक कर रहा हूँ ये देखें, ये पूरी लाइन स्किप हो गई है। ये अगर मैं प्रिंट ना लिखूं तो ये बिल्कुल साथ साथ लिखे हुए आएंगे। अब क्या हो रहा है बेटा, जैसे ही यहाँ गया उसके बाद दोबारा इसको लाइन नंबर 60 पे जाने की कोशिश की उसने, लिखा हुआ था प्रिंट XYZ, लेकिन बेटा प्रिंट XYZ कहाँ से वो प्रिंट करेगा, क्योंकि उसने रीड तो किया नहीं XYZ की वैल्यू को। क्यों रीड नहीं किया, क्योंकि ये रिस्टोर स्टेटमेंट जो बेटा यहाँ लगी हुई है, तो ये रिस्टोर स्टेटमेंट रोक रही है इस रीड स्टेटमेंट को रीड होने में, XYZ वाले को, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, प्रोग्राम जैसे ही प्रिंट हुआ ABC, एक लाइन छोड़ी उसने, फिर दोबारा प्रोग्राम कहाँ गया, फिर उसको मिला, ये तो उसको वैल्यूज नहीं मिली थी XYZ की, फिर वो गया डेटा
डेटा वही वाला दोबारा प्रिंट ABC, इस तरह इसी वजह से उसने दोबारा 10, 20, 30 प्रिंट कर दिए। यही बात उसने लिखी हुई है नोट में, जो बुक में है। ये देखें, नोट पढ़ें बेटा। इट इज़ क्लियर from the above example that the second data statement is not read by the second read statement। देखें, second data statement, ये है बेटा आपकी second data statement is not read by second read statement, ये है second read statement, मतलब ये जो data statement है ये वो read नहीं कर रहा, rather इसके बजाय restore set the first data statement to be reread by the next read statement। ये जो restore statement है लाइन नंबर 20 पे, ये क्या कर रही है, set the first data statement, इसी data statement को to be reread, वो कह रही है दोबारा रीड करो, reread मतलब दोबारा रीड कर लो, by the next read statement, उस next read statement। वो क्या कर रहा है कि इस XYZ को भी क्या कर रहा है, वही वाली वैल्यूज दे रहा है 10, 20, 30। ठीक है, ये समझ आ गई बेटा आपको। ये मैंने आपको बताया कि जो रिस्टोर स्टेटमेंट है ये क्या नहीं करने दे रही, ये जो रिस्टोर स्टेटमेंट है सेट द फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट, पहली डेटा स्टेटमेंट को जो आपके पास यहाँ पे है, ये वाली डेटा स्टेटमेंट को टू बी रीड बाय द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट, वो कोशिश करिए कि नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट उसको रीड कर ले, दोबारा रीड कर ले। तो वो क्या रीड कर रही है, वो 10, 20, 30 ही रीड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको हम करते हैं अब चेंज करने की कोशिश। ठीक है, इसको हम चेंज इस तरह बेटा करते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं रिस्टोर, और अब हम लिखते हैं लाइन नंबर 30 या लाइन नंबर 80 लिखते हैं। पहले हम रिस्टोर 80 देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब करते हैं प्रोग्राम को रन। ये देखें बेटा, मैंने अब क्या किया है, रिस्टोर 80 किया है। अब क्या हुआ है बेटा, अब ये दोनों एलिमेंट्स रीड हो चुके हैं। क्यों हुआ है बेटा, ये क्या वजह, अब देखें प्रोग्राम जरा कैसे चलेगा। सबसे पहले रीड ABC, ये आपको पता है, रिस्टोर 80, फौरन प्रोग्राम कहाँ जाएगा, 80 लाइन नंबर पे। 80 पे क्या है पड़ा हुआ, डेटा 40, 50, 60, ये उसने रीड कर लिया, उसने अपने पास रख लिया डेटा 40, 50, 60। नेक्स्ट दोबारा कहाँ गया प्रोग्राम, वापस आया लाइन नंबर 30 पे, क्या रीड किया उसने, XYZ भी रीड कर लिया। अब प्रिंट ABC, उसने कहा जो तुमने प्रिंट ABC है, ABC की जो वैल्यू है वो कर दो प्रिंट। अब ABC की वैल्यू उसने रीड पहले कर ली थी, आपने देखा था पहले रीड हो गई थी ABC की वैल्यू लाइन नंबर 10 पे, तो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे 10, 20, 30। यहाँ तक प्रोग्राम मैंने रन करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट लाइन नंबर 50 आपको पता है ये क्या करती है, स्पेस देती है। अब आई लाइन नंबर 60, लाइन नंबर 60 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट XYZ। कैसे प्रिंट करेगा XYZ, जो भी उसने रीड करके शुरू में रखा था XYZ की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। वो क्या थी, 40, 50 और 60। तो मैंने आपको विदाउट लाइन नंबर और विद लाइन नंबर भी मैंने दिखा दिया कैसे रिस्टोर स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 64, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ रिस्टोर स्टेटमेंट। इसका पर्पस लिखना है आपने और सिंटैक्स, एग्जाम्पल नहीं लिखती, बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 तक पेज 15 आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। इसको बेटा अच्छी तरह से आपने रीड करना है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है खुद घर में। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।